हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर आप नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शुरू करते हैं कल के रिविजन से। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अभी अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया 23 सितंबर को। इसके अलावा अभी विश्वनाथ घाट जो कि असम में पड़ता है, इसको 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। और ग्रीस का एक क्षेत्र है जागोरी, उसको दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत की टीम आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बन गई है। चीन द्वारा अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को बैन किया गया है। ये 3 खिलाड़ी हैं, तीनों ही वुसु खेल से संबंधित है, ये बात ध्यान रखिएगा। और चीन और मध्य एशियाई देश है सीरिया, इसके बीच में रणनीतिक साझेदारी हुई है। इसके अलावा 11 दिवसीय 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। लाइट हाउस उत्सव ये गोवा में मनाया गया। और सीयू सैट के शोधकर्ताओं ने अभी एक नई समुद्री टॉर्टिग्रेड प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा एक्सिस बैंक ने एमएसएमई के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनका आपने किया रिवीजन मात्र 1 मिनट में। तो मात्र 1 मिनट में आप ऐसे ही डेली रिवीजन करते रहिए, और इसकी पीडीएफ ऑनलाइनर वगैरह भी भेजी जाती है। ये सब चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। एमजेटी ऐप पर हमारे वीडियो कोर्सेज, हमारी ई बुक्स और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इस वीडियो की डिटेल पीडीएफ फाइल सिर्फ और सिर्फ एमजेटी ऐप पर मिलेगी। आपको जाना है, एमजेटी ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाकर के पिछली सभी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, चाहे मंथली हो, वीकली हो, डेली हो। अब आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किन 4 देशों के I2U2 ग्रुप ने एक संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की? तो दोस्तों I2U2 ग्रुप की अभी एक बैठक हुई है। इस बैठक में एक संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है, यानी मिलजुल करके ये लोग अंतरिक्ष में स्पेस में एक साथ काम करेंगे, एक दूसरे से डेटा शेयर करेंगे। जैसे जैसे I2U2 में अमेरिका भी है, इंडिया भी है। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा हो गई, इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो हो गई, है ना। तो ये दोनों जो है, बाकी जो दोनों देश हैं इनसे भी अपना डाटा शेयर करेंगे, है ना। चलो तो अब बताओ I2U2 ग्रुप में है कौन कौन। तो देखो I2 का मतलब हुआ एक आई दो आई, U2 का मतलब एक यू और दूसरा यू। तो एक आई का मतलब हो गया इंडिया, दूसरे आई का मतलब हो गया इजराइल, ठीक है ना। ईरान मत लगा देना गलती से। ईरान जो है ये अपना फ्रेंडली कंट्री तो है, लेकिन उतना भी फ्रेंडली नहीं है कि हम लोग खुल करके बहुत ज्यादा दोस्ती यारी निभाते हो अमेरिका के प्रेशर में, क्योंकि अमेरिका का दुश्मन देश है ईरान। U2 में आप देखोगे, एक U2 में एक यू का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और एक यू का मतलब है यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। तो यूएई और यूएसए। तो ये हुआ I2U2 ग्रुप। अब इसमें देखो कौन सा मिल रहा है, ए वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो इस बैठक की अभी बैठक हुई है इस ग्रुप की। और ये ग्रुप जो है बेसिकली बनाया तो गया था आर्थिक मकसद से, इकोनॉमी के मकसद से, लेकिन अभी देखो ये स्पेस टेक्नोलॉजी में भी डेटा शेयर कर रहे हैं। तो ये चारों देशों के ये रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने अभी मीटिंग करी हुई है। नीति निर्माण करेंगे, संस्थान उद्यमियों के लिए एक अद्वितीय अंतरिक्ष ये पहल होगी। यहाँ पर अंतरिक्ष आधारित अवलोकन डेटा यानी कि ऑब्जर्वेशन जो डेटा होगा एक दूसरे से शेयर करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसको भी लिख लो। और इसके बाद इजराइल की स्पेस एजेंसी है इसरो। यही 2 देश हैं जिनके पास पावरफुल स्पेस एजेंसी है, बाकी ये 2 अभी बच्चे वाले चरण में है ना। इनकी स्पेस एजेंसियां जो होंगी अभी स्पेस टेक्नोलॉजी में उतना ज्यादा ये लोग उन्नत नहीं है। तो इसरो का अभी कुछ मिशन हुआ था, उसको रिकॉल करा देते हैं फटाफट से। जैसे अभी इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। ये आपसे पूछा जाएगा किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो आप बताएंगे LVM3M4, ठीक है ना, इस रॉकेट से लॉन्च किया था। इसके अलावा अभी आदित्य L1 भी मिशन किया है भारत ने, इसरो ने। और इसके लिए जो भारत ने रॉकेट यूज किया था उसका नाम था PSLV-C57 का एक्सल वर्जन, ठीक है ना। ये है रॉकेट का नाम, इंपॉर्टेंट है रॉकेट का नाम, याद रखिएगा रॉकेट का नाम पूछा जाएगा आपसे। और वहीं नासा के बारे में अगर बात करें तो नासा देखो, मैं बच्चों वाली चीज आप लोग याद रखना, ठीक है ना, कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, नासा की स्थापना कब हुई थी, अध्यक्ष कौन है, ये सब चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं दूसरी चीज बताता हूँ। नासा जो है इसने, अगर आपको याद हो तो इसने आज तक का सबसे सबसे पावरफुल अपना टेलीस्कोप लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप,
ठीक है, ये आज तक का सबसे भयंकर वाला ये टेलीस्कोप है। नासा के द्वारा दोस्तों, नासा और इसरो मिल करके बेसिकली निसार प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। निसार प्रोजेक्ट, अलग पेज ले लें क्या? देखो, निसार प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये नासा और इसरो का संयुक्त एक कहें उद्यम है। इसके अलावा नासा ने आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया है। आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया है। इसके तहत ये भेजेगा अंतरिक्ष में और चंद्रमा पर मनुष्यों को। अब आर्टेमिस के तहत एक और इसने आर्टेमिस अकॉर्ड भी शुरू किया है। आर्टेमिस अकॉर्ड प्रोग्राम जो शुरू किया है उसमें इसरो, नासा का, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहुत सारे देशों की स्पेस एजेंसी अब उसमें भी शामिल हो रही हैं उस अकॉर्ड में। ठीक है, तो उसमें अब ये भी शामिल हो जाएंगे, इजराइल और यूएई भी। आर्टेमिस अकॉर्ड में समझौता करने का मतलब, ठीक है ना, मतलब एक अलायंस बना रहा है अंतरिक्ष में अपना ये। ठीक है, इसरो, सॉरी नासा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। अब किससे? अंतरिक्ष से रिलेटेड। और कुछ बताना है? यहां पर देख लो इजराइल की बात, ये जो चारों देश हैं, इंडिया यहाँ पर है, यूएई यहाँ पर है, इजराइल यहाँ पर मिल जाएगा, और यूएसए ये रहा। यूएसए का ये भी रीजन है, इसे अलास्का कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चार देश जो हैं ये I2U2 ग्रुप है। एक आपको याद होगा अगर, क्वाड ग्रुप है, दिख रहा है ना, क्वाड ग्रुप है। क्वाड यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, एक क्वाड ग्रुप है। और क्वाड ग्रुप में कौन कौन है? क्वाड ग्रुप में इंडिया है, यूएसए है, इसके अलावा यहां पर आपको दिख जाएगा ये जो देश है ना, जापान, ये है। इसके अलावा और कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तो ये चार देश हैं क्वाड ग्रुप में, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्रालय ने जोखिमों के बावजूद फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में वृद्धि दर को कितने प्रतिशत बताया है? वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। इन्होंने बताया दुनिया भर में बहुत सारे जोखिम चल रहे हैं, कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मानसून की उथल पुथल हुई है, इस वजह से खरीफ और रबी की फसलें गड़बड़ चल रही हैं। इसके बावजूद भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अभी भी स्टिल दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी हुई है, और 6.5% जीडीपी वृद्धि दर होगी, यानी ग्रोथ रेट होगी फाइनेंशियल ईयर 2023 में, 23-24 में। तो ये है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट करने वाली पहली महिला ये विदेश मंत्री हैं। लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि पहली महिला विदेश मंत्री कौन है। तो देखो, ये पहली महिला विदेश मंत्री हैं, लेकिन पूरा कार्यकाल कंप्लीट करने वाली। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओ, वैसे आधा दिन का कार्यकाल हुआ था, बताइए वो पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। भारत 6.5% की वृद्धि दर से इस बार ग्रो करेगा भारत की जीडीपी। ये पिछले कुछ और दिनों में जो और एजेंसियों ने अनुमान अपना बताया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को लेकर के, वो है, जैसे क्रिसिल ने बताया 6.0% की दर से बढ़ेगी इकोनॉमी। NIFPF ने 6.0 बताया था। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसने बताया 6.1%। S&P ग्लोबल रेटिंग ने 6.6% बताया था। संयुक्त राष्ट्र ने 6.7%। संयुक्त राष्ट्र का इंपॉर्टेंट होता है, IMF का इंपॉर्टेंट होता है, RBI का इंपॉर्टेंट होता है। RBI ने 6.5% बताया था, और वित्त मंत्रालय ने भी देखो 6.5% बताया है। इसके अलावा फिच रेटिंग ने बताया 6.3%। ठीक है ना, ये पिछले दिनों में आए कुछ अनुमान है। एक बार फिर से मैं फटाफट से आपको बता दूं, जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ रेट होती क्या है? जीडीपी दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद। किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश की सीमा के अंतर्गत, उसके बॉर्डर के भीतर भीतर जितना भी सेवाओं का और जितने भी प्रोडक्ट्स का यानी उत्पादों का उत्पादन हो रहा है उसे कहते हैं जीडीपी। अब वो कितने दर से बढ़ रहा है हर साल, उस दर को कहते हैं जीडीपी वृद्धि दर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने किस योजना के लिए एआई चैटबॉट का अनावरण किया? तो केंद्र सरकार ने अभी पीएम किसान योजना के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट लॉन्च किया है, एआई चैटबॉट। अब देखो, ये चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट ये होता है कि वो चैटिंग करता है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। इससे फायदा ये होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बिल्कुल ह्यूमन की तरह आपका जवाब देगा, तो उसे कहते हैं एआई चैटबॉट। जैसे अगर आपको याद हो तो अमाक्रुस एआई, अमाक्रुस एआई ये किसने लॉन्च किया था? याद है आपको? ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ओडिशा में लॉन्च किया गया था ओडिशा के द्वारा। ठीक है, ये भी ऐसे लिए था। आप चैट जीपीटी सुनते हो, आप सुनते हो गूगल का बार्ड। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब चैटबॉट हैं। तो इनसे आप कोई से भी क्वेश्चन पूछो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको जवाब देंगे।
ऐसे ही यहाँ पर पीएम किसान योजना से संबंधित स्पेशली एआई चैटबॉट तैयार किया गया है। पीएम किसान योजना से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप इस चैटबॉट की हेल्प ले सकते हैं। आपको जानकारी भी मिलेगी, आपका जो प्रोसेस है उसको भी आसान कर देगा कि आपका जैसे कि रजिस्ट्रेशन कराना हुआ या फिर उसकी जानकारियां लेनी है, स्टेटस पता करना है, सारा कुछ ये जानकारी इस चैटबॉट के जरिए मिलेगा। तो पीएम किसान योजना के लिए लॉन्च किया गया है। पीएम किसान योजना क्या है? पीएम किसान का मतलब दोस्तों होता है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना, ध्यान रखना इसका फुल फॉर्म होता है, आपसे पूछा जाएगा पीएम किसान योजना का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आप बताना। निधि का मतलब होता है, समझ लो कि एक प्रकार से धन, है ना, फाइनेंशियली हेल्प दिया जा रहा हो। तो किसान के सम्मान के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प दिया जाता है वो पीएम किसान निधि सम्मान निधि योजना के तहत आता है, ठीक है ना। तो इस योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसको लॉन्च किया है कैलाश चौधरी ने, इस ऐप को या कहें कि इस चैटबॉट को। इसका निर्माण केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है इसका, ठीक है। तो ये सारी चीजें रही, ये पूरा अपडेट देगा। अब पिछले दिनों में दोस्तों केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चर्चा में रही थी उनको रिकॉल कर लेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1309 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। पीएम श्री योजना के तहत 6207 स्कूलों के लिए ये लॉन्च किया गया है। मिष्टी और अमृत धरोहर योजना आर्द्र भूमि और मैग्रोव रीजन को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया है। अटल वयो अभ्युदय योजना, जिसे अव्यय योजना कहते हैं, बुजुर्गों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। विवाद से विश्वास योजना एमएसएमई की जब्त की गई राशियों को वापस करने के लिए है। पोषण भी पढ़ाई भी योजना प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा को मजबूत करने के लिए है। पीएम विश्वकर्मा योजना अभी लॉन्च की गई है, ये कारीगरों और शिल्पकारों के लिए लॉन्च किया गया है, इनको आर्थिक रूप से सहायता दिया जाएगा। पीएम किसान योजना के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया। क्लियर है, आगे बढ़े। हाल ही में किसने नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन आयोजित किया गया, अपनी तरह का भारत में ये पहला सम्मेलन था। ऐसा सम्मेलन अभी कभी नहीं सुने होंगे आप। तो वकीलों के लिए ये कॉन्फ्रेंस था, एक समिट था, जो कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। और उद्घाटन की जब बारी आती है तो कौन उद्घाटन करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है अभी, इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ। इसमें अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, ये भी आए हुए थे और इन्होंने भी अपना मतलब स्पीच दिया। 23 और 24 सितंबर को ये आयोजित हुआ है। भारत में अपनी तरीके का ये पहला आयोजन था। इस बार की थीम क्या रखी गई है? इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम यानी कि जस्टिस को डिलीवर करने के मामले में कौन है, मतलब कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। अच्छा, एक चीज और याद आ रहा है यहीं से, जस्टिस डिलीवरी के मामले में पहला राज्य कौन सा है? आपको अगर याद हो, जस्टिस डिलीवरी के मामले में फर्स्ट स्टेट बना था अभी कर्नाटक, कर्नाटक, है ना, याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अडानी ग्रुप ने कहां की बस्ती धारावी के पुनर्विकास की घोषणा की है? धारावी, धारावी आपने जरूर सुना होगा। धारावी मुंबई की एक बस्ती है, एक स्लम है, और ये एशिया की सबसे बड़ी स्लम में इसकी गिनती की जाती है। तो इसका पुनर्विकास किया जाएगा अडानी ग्रुप के द्वारा। अडानी ग्रुप बेसिकली एक बिडिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी, बिड लगाया गया था इसके लिए भी, सरकार ने ऑक्शन कराया था और उसमें इसने जीत लिया था। हालांकि ये 10 साल से ये अटका पड़ा हुआ है, लंबित है ये मामला इसको रीडेवलपमेंट करने का। एक्चुअली में हुआ क्या कि 2018 में जब ये बिडिंग प्रक्रिया जब इनकी हुई थी ना, तो यूएई की एक कंपनी है उसने केस कर दिया था। तो कुछ साल तो ये दोनों केस लड़ने में ही बिता दिए, है ना। तो यहाँ पर अडानी ग्रुप के द्वारा फाइनली अब धारावी को चेंज किया जाएगा, रीडेवलप किया जाएगा। ये इस धारावी की झुग्गी झोपड़ी वाले 10 लाख लोग रहते हैं यहाँ पर, 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। तो एशिया का ये लार्जेस्ट स्लम एरिया है। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है, अगर आपको याद हो, स्लम डॉग मिलेनियर, जिसने ऑस्कर भी जीता था जय हो सॉन्ग के लिए। तो वो सॉन्ग जो है AR रहमान ने गाया था। तो फिलहाल तो इस झुग्गी वाली जो बस्ती है इसको अपडेट करेंगे या कहें कि इसका पुनर्विकास करेंगे, कौन? अडानी ग्रुप। अब बस भगवान से यही रिक्वेस्ट करो, यही मनाओ कि जो 80-90 के दशक में जो पिक्चरें आती थी, फिल्में आती थी ना, उसका वाला हाल ना हो कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो खरीद लें, उसके बाद वहां पर तोड़वा करके उनको बेसहारा कर दें। ऐसा ना होगा, वैसे तो नहीं होगा, होना चाहिए, क्योंकि उम्मीद है सभी को अच्छे से अपना आवास मिलेगा। सब डैनी बॉयल की ये जो मूवी थी, जो मैंने आपको बताया स्लम डॉग मिलेनियर, जिसमें ये धारावी स्लम को दिखाया गया है, ठीक है। तो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में इसकी गिनती होती है। तो कौन इसको रिडेवलप कर रहा है? अडानी ग्रुप। ऐसे ही अच्छा, इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे ही धारावी पुनर्विकास परियोजना जैसे है, ऐसे ही संसद के लिए भी सेंट्रल विस्टा
सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना शुरू किया गया था, याद होगा आपको, जिसके तहत नया संसद भवन बनाया गया है। उसको कौन बनाया? उसको टाटा प्रोजेक्ट ने बनाया है, ठीक है ना। आप लिंक करके उसे तैयार कर सकते हो। अगला, किस देश ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चलने वाला युद्धक टैंक है, नाम है इसका बराक। इसको किसने अभी लॉन्च किया है? इसको दोस्तों इजराइल ने लॉन्च किया है। इजराइल ने अपना ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलने वाला एक युद्ध टैंक लॉन्च किया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चलेगा और साथ ही साथ उसमें एक चीज और फीचर होगा। देखो, उसमें पूरी तरीके से आर्टिफिशियल नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई मनुष्य नहीं बैठेगा। दूसरा चीज, उसमें ये लोग ये बता रहे हैं कि पायलट हेलमेट नाम से भी एक एक डिवाइस कह सकते हैं, और क्या कहेंगे उसे, एक डिवाइस है, एक उपकरण है जो जो कि और ज्यादा सहूलियत कर देता है, बिल्कुल ह्यूमन की तरह वहां पर एक्शन लेता है और चारों तरफ घूम भी जाता है वो, ठीक है। 360 डिग्री रोटेशन वाला उसका भी है, खुद का भी। तो ये सारी चीजें हैं। और लाइटनिंग भी इसे कहा जा रहा है, बराक भी कहा जा रहा है। और बराक टैंक जो है ये इजराइल ने लॉन्च किया है। क्लियर है? इजराइल का ही मैंने आपको बताया था आयरन डोम बताया था, आयरन बीम बताया था, ठीक है। ये सभी इजराइल के द्वारा ही लॉन्च किए गए हैं। इजराइल का ही सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था पेगासस, जो इंडिया में खासा चर्चे में रहा था। पेगासस, जासूसी करने वाला, ठीक है। इसी को मैंने आपको बताया था कि स्टिर्फिंग नाम का रोबोट इन्होंने लॉन्च किया था। स्टिर्फिंग नाम का रोबोट लॉन्च किया था इन्होंने, ठीक है ना। इजराइल में ही शांति समझौता हुआ यूएई और इजराइल के बीच में। यूएई पहला खाड़ी देश बना था शांति समझौता करने वाला। और बाकी I2U2 ग्रुप के बारे में भी मैंने बताया है, तो I2U2 में भी इजराइल है ही। अभी मैंने जो कुछ दिन पहले ही, अगर आपको याद हो, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में बताया था ना, तो उस कॉरिडोर में भी इजराइल का ही हाइफा बंदरगाह का मैंने जिक्र किया था। वो हाइफा बंदरगाह की वजह से इजराइल भी इसमें अल्टीमेटली जुड़ गया है, समझ लो उससे, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें रही। अब इजराइल को आप देखोगे तो मैप में यहाँ दिख जाएगा, बट मैप में मैं दिखाता हूँ आपको इजराइल है कहाँ पर। ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से अगर आना आप इधर पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, ईरान को, इसको छोड़ते हुए इराक को, सीरिया को छोड़ते हुए आओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा इजराइल, ठीक है ना। ये रहा इजराइल, जिसकी राजधानी है जेरूसलम। मैंने आपसे कहा था ना, थोड़ा सा मुझे समय दो, वक्त दो, मैं आपके लिए हर प्रकार का तरीका खोज करके लाऊंगा। और यहाँ पर मैप वाला जो आपको प्रॉब्लम होता था उसका भी हमने जुगाड़ खोज लिया है ना। तो आप लोग बस लाइक शेयर और कमेंट करते रहो, मैं आपको हर प्रकार से अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करता रहूंगा। चलिए, तो इजराइल के बारे में अगर और बात करें, जेरूसलम इसकी राजधानी है, इसके पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, न्यू शकील इसकी मुद्रा है और इसकी संसद का नाम होता है द नेसेट। आप में से कई लोग हैं जो करंट अफेयर तो ठीक है उनका हो जाता है, लेकिन जीएस में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप अगर जीएस तैयार करना चाहते हो तो एमजेटी एजुकेशन के द्वारा जीएस सफलता बैच लाया गया है। जबरदस्त बैच है। इसमें मेरे द्वारा आपको इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। स्टैटिक और करंट अफेयर भी इसमें है। इसमें आपको ई बुक भी दी जा रही है। वर्ल्ड मैप के जरिए पूरा का पूरा भूगोल पढ़ाया जा रहा है। हिस्ट्री भी बिल्कुल डिटेल के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, जीरो से लेकर के आपको अपर लेवल, हाई लेवल तक का यहाँ पर नॉलेज दिया जा रहा है जीएस सफलता बैच में, ठीक है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको कूपन कोड यूज करना है GS20। GS20 कूपन कोड यूज करके आप 20% का डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हो और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पसंदीदा बैच है, सबसे पॉपुलर बैच है एमजेटी एजुकेशन का, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच आपको कहाँ मिलेगा? एमजेटी ऐप पर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि एक बार इत्मीनान से अच्छे से जीएस पढ़ लिया जाए, तब आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। इसीलिए मैं हमेशा आपको ये बैच जरूर रिकमेंड करता हूँ। वैसे एमजेटी एजुकेशन पर एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम टारगेटेड बैच भी बहुत सारे हैं। तो अगर आप किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप टारगेट बैच भी ले सकते हैं। लेकिन जीएस अगर आप इत्मीनान से एक बार अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो ये बैच लीजिएगा। एमजेटी ऐप पर जाइएगा, वीडियो कोर्स सेक्शन में आपको जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज। तो सब्जेक्ट वाइज में आप जब जाओगे तो उसी में सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा जीएस सफलता बैच। वरना ऊपर जो ये बैनर चलता रहता है, इस पर भी अगर आप टच करोगे तब भी आप वहां पर पहुंच जाओगे और आपको कूपन कोड इंटर करना है GS20, फिर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप पेमेंट करके कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला? तो देखो, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ये हर महीने दिया जाता है, आप जानते हो, जनवरी 2021 से ही दिया जा रहा है। जनवरी 2021 में आईसीसी ने इसे शुरू किया था। एक महिला खिलाड़ी और एक पुरुष खिलाड़ी को हर महीने दिया जाता है। अब अगस्त 2023 के लिए किसे दिया गया है, यह है क्वेश्चन। तो इस बार के लिए दोस्तों ये मिला है बाबर आजम को और अरलीन केली को। बाबर आजम आपको यहां दिख जाएंगे, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और ये तीसरी बार
थर्ड टाइम ये अवार्ड पाए हैं, ठीक है, तीसरी बार ये पाए हुए हैं। पाकिस्तान टीम के ये कैप्टन भी हैं, ठीक है। और यहां पर देखो आपको अर्लेन केली दिखेंगी, जो कि है आयरलैंड की। ये आयरलैंड की महिला क्रिकेटर हैं और इनको भी चुना गया है अगस्त के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, ठीक है। एक महिला को और एक पुरुष को दिया जाता है। चलो, तो बाकी चीजें मैंने आपको बता दिया। आईसीसी से रिलेटेड अगेन आईसीसी रोज आ रहा है। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं, याद रखना। सीईओ हैं इसके जो फ्लार्टिस। 1909 में स्थापना हुई थी, दुबई में हेडक्वार्टर है। ये बेसिक चीज तो आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए। अब यहाँ पर आईसीसी की बात करें तो आईसीसी वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत कर रहा है। आईसीसी दोस्तों इसने ये भी कहा कि T20 वर्ल्ड कप ये अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में कराएगा। इसके अलावा अगर पिछले विजेताओं की बात करें तो वर्तमान समय में इंग्लैंड T20 फॉर्मेट का भी और ओडीआई फॉर्मेट का भी विजेता है। भारत मेजबानी इस बार करने जा रहा है 2023 वाला, लेकिन 2019 वाला जीता इंग्लैंड था, ठीक है। और क्या आपको बताएं, आईसीसी ने अभी वर्ल्ड कप के लिए शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे बढ़ते हैं। इलावेलिन वलारिवान, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा मेडल जीता? तो दोस्तों ये भारत की हैं, भारत की निशानेबाज हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप में गोल्ड जीता है। गोल्ड जीता है। देखो ये किस इवेंट में है ये भी ध्यान देना जरूरी है। ये एयर राइफल, ये राइफल आपको दिख रहा है ना, लंबा जो होता है वो राइफल होता है, जो छोटी होती है वो पिस्टल होती है। तो ये 10 मीटर एयर राइफल में, 10 मीटर के एयर राइफल में ये इवेंट में ये जीती हुई हैं गोल्ड मेडल। महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में। इवेंट ध्यान रखना, निशानेबाजी में इवेंट बहुत महत्व रखता है ना। अलग अलग इवेंट में अलग अलग प्रकार के खिलाड़ी हैं। तो ये आईएसएसएफ विश्व कप जो है ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हो रहा है। यहीं पर तो दोस्तों 2016 वाला ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक हुआ था, ठीक है ना। रियो ओलंपिक यहीं पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। आईएसएसएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो इसमें भारत का बहुत अच्छा रहता है परफॉर्मेंस। भारत और कोरिया दो टीमें हैं जिसकी टक्कर में कोई रहता नहीं है अमूमन। लेकिन यहाँ पर देखो इलावेलिन वलारिवान ने गोल्ड जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना खोजी गई है? तो दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना एक खोजी गई है, जो खोजी गई है जाम्बिया में। कहां पर? जाम्बिया में। जाम्बिया एक देश है, अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है और इसमें खोजी गई है ये दुनिया की आज तक की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना है। इसमें ये बता रहे हैं कि 235 मीटर ऊंचा ये कोलंबो झरने के पुरातात्विक स्थल पर स्थित है और 4,76,000 साल पुराना बता रहे हैं। 4,76,000 साल पुराना, ठीक है, पाषाण काल का ये बता रहे हैं बेसिकली। तो ब्रिटेन में लिवरपूल यूनिवर्सिटी के कुछ पुरातत्वविद हैं, उन्होंने इन्हें खोजा है और लैरी बरहम है उनका नाम, जो मेन है उनके लीडर है, उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने इसकी बात की पुष्टि की है। तो जाम्बिया में ये है, ठीक है। जाम्बिया आपको कहां दिखेगा? जाम्बिया आपको अफ्रीका में यहां पर दिख जाएगा। ये जिम्बाब्वे आपको दिख रहा है, यहां पर आपको जाम्बिया दिख जाएगा। इधर मोजाम्बिक है, मलावी है, जिम्बाब्वे है, इसके बाद फिर इस्टवितिनी है, लसोथो है और ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था? जोहानसबर्ग में अभी ब्रिक्स समिट हुई थी, याद रहेगा। चलो आगे। किस टाइफून ने ताइवान और आसपास के क्षेत्रों में तबाह किया? टाइफून है देखो, ताइवान हुआ या कहे चाइना हुआ, जापान हुआ, कोरिया हुआ, उन सब क्षेत्रों में, फिलीपींस हुआ, उन सब क्षेत्रों में अगर तूफान आता है ना तो उसे कहते हैं टाइफून। अपने यहाँ आता है तो अपने यहाँ तो हम लोग चक्रवाती तूफान कहते हैं। ऐसे ही अगर अमेरिका के साइड में आता है, अमेरिका वगैरह वाले, वो लोग कहते हैं हैरिकेन, ठीक है ना। सब चक्रवाती तूफान ही है, सब ऐसे चक्कर लगाते हुए तूफान आते हैं जो उसी को कहते हैं। तो ताइवान और आसपास के क्षेत्रों को तबाह किया है किस नाम के तूफान ने? तो खानून नाम के, खानून नाम के एक आया हुआ है वहां पर चक्रवाती तूफान, जिसने काफी तबाही मचाई है और इसके लिए चाइना ने ब्लू अलर्ट भी जारी किया था। देखो चाइना जो है, क्योंकि अपना ही क्षेत्र मानता है ताइवान को, हालांकि ताइवान जो है अपने आप को स्वतंत्र बात करता है, लेकिन अभी यूएनओ के द्वारा दर्जा भी नहीं प्राप्त है। चीनी तूफान खानून के लिए इसने ब्लू अलर्ट जारी किया है, क्योंकि अल्टीमेटली चाइना ताइवान के पास में ही है। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, तो अगर तूफान आएगा तो वहां भी इफेक्ट जारी ही करेगा। छठा तूफान है इस साल का। इससे पहले अभी जस्ट पहले आया था टाइफून हाइक्वी। क्या? टाइफून हाइक्वी आया था। ओके, तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं, इसका एक प्रोसेस होता है, एक लिस्ट पहले ही दिया जाता है और इस लिस्ट में अपने वाले में 13 देश हैं। अपने वाले जो ग्रुप है, जो मतलब इंडिया के आसपास के जो आते हैं सागरों में तूफान, उसमें 13 देश शामिल हैं। इनकी पूरी लिस्ट और इनकी पूरे डिटेल वाली वीडियो मैंने आपको बना करके दी है, आप सर्च कीजिएगा तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं, आगे एमजेटी एजुकेशन लिख देना, आपको मिलेगी वीडियो, ठीक है। कई सारी वीडियो मिलेंगी, बहुत बार इस पर वीडियो बना चुका हूं, इसलिए बनाने का मन नहीं है। तो ताइवान जो है यहाँ पर आया हुआ है।
आप मैप में देखोगे ताइवान है कहां पर, तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां पर आप म्यांमार को पार करो, चाइना को पार करो, यहां पर आपको दिख जाएगा ताइवान। ये छोटा सा देश है ताइवान। ऊपर आपको जापान इधर दिखेगा, इधर कोरिया दिखेगा, साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया। तो ताइवान छोटा सा देश है। चाइना इस पर कब्जा भी करना चाहता है और इसने 2025 तक का टारगेट भी अपना रखा हुआ है। हालांकि अमेरिका जैसे बहुत सारे देश जो हैं इसके सपोर्ट में है ताइवान के। इंडिया अभी खुल करके अपना रुख नहीं बताया हुआ है, लेकिन जो है एक प्रकार से भावनाएं हमारी इनसे जुड़ी हुई हैं। ताइवान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अमेरिका के लिए? क्योंकि ताइवान 80% सेमीकंडक्टर का सप्लायर है पूरी दुनिया में। 80% सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया का अकेले ताइवान से जाता है। ये बात ध्यान रखना, इसीलिए ताइवान इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। अगर आपको जानकारी मिली हो, अच्छी लगी हो जानकारी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही वीडियोस डेली का डेली अपडेटेड आपके पास आता रहे। इसके अलावा आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। एमजेटी एजुकेशन का व्हाट्सएप चैनल आ गया है। बहुत सारे लोगों ने कल कमेंट किया कि सर मेरे में ज्वाइन नहीं हो रहा है, मैंने कहा अपडेट कर लो, फिर भी कहे कि सर अपडेट करने के बाद भी नहीं ज्वाइन हो रहा है। तो मुझे पता लगा कि एक्चुअली में अभी व्हाट्सएप जो है ना, इसे बीटा वर्जन में ही रख रहा है, टेस्टिंग कर रहा है। तो अभी सभी लोगों के पास नहीं आया है ये फीचर। धीरे धीरे करके सभी लोगों के लिए वो अलाउ कर देगा व्हाट्सएप, ठीक है। तो इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप एंड से दिक्कत है। तो धीरे धीरे करके आप थोड़ा सा बनाए रखिए। नया अपडेट आता है तो पहले कुछ लोगों में पायलट टेस्टिंग की जाती है, धीरे धीरे सभी के लिए फीचर अनलॉक हो जाता है। तो जिन लोगों के पास अभी मतलब ये व्हाट्सएप चैनल का नहीं मिल रहा है ऑप्शन, तो पहले तो वो अपडेट कर लें व्हाट्सएप। अपडेट करेंगे तो जहां स्टेटस देखते थे वहीं पर मिलेगा व्हाट्सएप का आइकन। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो थोड़ी देर इंतजार करें। अगर मिल जाता है तो आप ये जो पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना एमजेटी ऐप से, उसी पीडीएफ में इसी इमेज पर आप क्लिक करोगे जैसे, तो तुरंत आप पहुंच जाओगे वहां पर। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल रखा है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप के अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर लाइव क्लासेस की पीडीएफ भेजी जाती है और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल पर आपको वन लाइनर भेजा जाता है करंट अफेयर का रिवीजन। अब लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल हम लोगों ने पूछा था कि असम जो है ये गैंडों की संख्या में सर्वाधिक कहाँ है? असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा उसमें। किसकी जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। आज आपको क्या बताना है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? मैंने आपको कई बार बताया है ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में भी दे दिया है, जिससे आप इसको अच्छे से तैयार कर सको। चीन ने निम्न में से किस भारतीय वुशु खिलाड़ी को एशियन गेम में बैन किया है? तो आप इनमें से कमेंट करके बताएंगे, दोनों का आंसर बताइए। और वीडियो कैसी लगी है ये भी हमें जरूर बताइएगा। हमारे मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।